नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश के आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के रण की जल्द ही रणभेरी बज सकती है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि 29 नवंबर के पहले, जी हां, 29 नवंबर के पहले एमपी में चुनाव होंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि सही समय पर चुनाव की तारीख बता दी जाएगी। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो 27 सीटें अभी खाली हैं और इन 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसकी जल्द ही रणभेरी बजा दी जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि सही वक्त पर ऐलान कर दिया जाएगा तारीखों का, लेकिन 29 नवंबर तारीख बताई जा रही है। उसके पहले ही चुनाव मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो होना है वो हो जाएगा। चुनाव आयोग ने इसको लेकर बैठक की है और इस पर सहमति बनी है कि 29 तारीख के पहले नवंबर के महीने में चुनाव करा लिए जाएं। 29 नवंबर के पहले चुनाव करा लिए जाएं। तारीखें अभी तय नहीं, लेकिन उसके पहले हो जाएंगे, यह कहा जा रहा है। जल्द ही रणभेरी बच जाएगी और सही वक्त पर तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस हो या बीजेपी अपनी अपनी रणनीतियों को रूप देने में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाएगी। क्षेत्र के हिसाब से भी अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। प्रत्याशियों पर मंथन किया जा रहा है, खासकर कांग्रेस में मंथन किया जा रहा है। मुद्दों को तलाशा जा रहा है, नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, 27 सीटों पर होने हैं और इसकी जल्द ही रणभेरी बजने वाली है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि 29 नवंबर के पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि सही समय पर चुनाव की तारीख बता दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो ये उपचुनाव जो होने हैं, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शरद, ये तो तय हो गया कि 29 नवंबर के पहले चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन तारीख ये कहा गया कि सही समय आने पर वो भी बता दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए सही बात है और चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है। लेकिन जिस बात की संभावना पहले से थी और न्यूज़ 18 पहले से ही ये बात कह रहा था कि बिहार विधानसभा के जो चुनाव हैं उसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के उपचुनाव हैं वो करवा लिए जाएंगे। उस पर एक तरीके से इस बात की माफ़ कीजिए मोहर लगी है और पुष्टि भी हुई है। देखिए तारीख भले ही ना बताई गई हो, लेकिन जो राजनीतिक गणित है या राजनीति को समझते हैं वो ये बात समझ रहे हैं कि दरअसल जब चुनाव तारीखों का ऐलान होता है तो फिर उसके बाद करीब 45 दिन का जो वक्त है वो प्रचार के लिए या फिर अपनी रणनीति बनाने के लिए पार्टियों को मिलता है। अब अगर आखिरी तारीख 29 नवंबर है तो 29 नवंबर से पहले अगर 45 दिन मान लिए जाएं तो इसका मतलब ये है कि जो अक्टूबर है वो अक्टूबर के से लेकर नवंबर के बीच में, यानी कि 20 या अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर पहले में कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बात की संभावना है। इस गणित के हिसाब से अगर देखें तो, यानी कि आचार संहिता जब से लगती है ये। एक जानकारी और ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 15 से 20 सितंबर के बीच में कभी भी चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही होगी, चुनाव तारीखों का ऐलान होगा तो फिर आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। तो इस गणित के लिहाज से देखें तो अब बस थोड़े ही दिनों का इंतजार है। 15 से 20 तारीख के बीच में कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और चुनाव जो है संभवतः अक्टूबर आखिरी में या फिर नवंबर के शुरुआती दिनों में हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इधर दूसरी तरफ आज रायसेन में बारिश और बाढ़ से हुए फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्वे के बाद सभी प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा राशि दे दी जाएगी। जिले के पगनेश्वर में कलेक्टर को फसल नुकसान के सर्वे के आदेश दे दिए गए। इसके बाद सभी प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा राशि। हमने पहले एसडीआरएफ की टीम बुलाई, फिर एनडीआरएफ की टीम बुलाई,
और फिर मुझे लगा कि अब तो आर्मी बुलानी पड़ेगी, सेना बुलवाई। फिर हमने एयरफोर्स बुलवाई कि हेलीकॉप्टरों से भी लोग निकाले, और एयरफोर्स ने, सेना ने, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, यहां भी हमारे कलेक्टर, जिला प्रशासन ने, डॉक्टर साहब भी बैठे, हमारे बाकी साथी बैठे। रात में पास के गांव में एक गर्भवती बहन तक को निकाल के लेके आए। कई जगह रात में पेड़ों पे से, छतों पे से लोग निकलवाए, हेलीकॉप्टरों से उठवाए। 300 के आसपास, 294 लोग। मैंने तो बेतवा में ऐसी बाढ़ नहीं देखी। यह बात अलग है, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब, हम रामपाल जी, तो पहले बड़े पुल नहीं थे तो वहां तक देखने नहीं जाता। एक बार नाव से गए, लेकिन बेतवा की धार कई जगह सीधी हो गई, और ठेठ भोपाल से लेकर रायसेन जिले से विदिशा जिले तक दोनों तरफ की फसलें साफ करती हुई बेतवा चली गई। फसलें तबाह हुई है, फसलें सूखी है, लेकिन किसानों की जिंदगी हम नहीं सूखने देंगे, उनके बच्चों का भविष्य हम नहीं सूखने देंगे। ये बात भी सही करूंगा कि संकट के कारण अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, खजाने में ज्यादा पैसा नहीं है, कहीं से आई नहीं टैक्स। लेकिन मैं रोने नहीं आऊंगा कि मैं क्या करूं, पैसे नहीं है, कहीं से लाऊं, चाहे उधार लेके आऊं, लेकिन राहत की राशि दिलवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर दौरे पर भी रहे। उन्होंने नसरुल्लागंज ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और मुलाकात पीड़ितों से की। इस मौके पर सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। फसल बीमा योजना का लाभ अभी करवा के दिलवाने का काम, गरीब के घर गिर गए तो घर बनवाएंगे, आंशिक क्षति हुई तो उसकी पैसा देंगे, घरों में पानी घुसने पर नुकसान हुआ है तो उसकी राहत की राशि देंगे। सारी व्यवस्थाएं जो जरूरी है आम जन की वो करेंगे। बिजली के बिल मैंने स्थगित कर दिए, जो बड़े बड़े आए थे। जो गरीब छूट गया उसको राशन दिया जाएगा, उसका नाम भी जोड़ा जाएगा। जनता के लिए सरकार सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। इधर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। ग्वालियर चंबल अंचल में उपचुनाव की गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ रखी है। माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में उपचुनाव सिंधिया बनाम कमलनाथ हो चुका है। ग्वालियर आए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर, कांग्रेस पर जुबानी हमले किए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार ग्वालियर के बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। यहां पर बीजेपी के संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी से उन्होंने बंद कमरे में मुलाकात की। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा और सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ अब कौन सा मेगा शो करने वाले हैं। इनका 15 महीने का शो तो जनता ने पहले ही देख लिया है, अब कौन सा शो करेंगे हम देख लेंगे। सिंधिया ने प्रदेश कांग्रेस के 27 में से 25 सीट जीतने के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब राजनीतिक दल नहीं, ज्योतिषी हो गई। जनता के समक्ष कांग्रेस के जैसे हम खाली हाथ नहीं जा रहे। 5 महीने का कार्यकाल जो हमारे मुख्यमंत्री का शिवराज सिंह जी का रहा है, उसमें जिस तरीके से जनता के प्रति एक लगाव और श्रद्धा के साथ उन्होंने कार्य किया है, उनको जो उनको करना है सो करें ना। मैंने आपको कल ही कह दिया, राजनीति में हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के साथ जनता के समक्ष जाए। अब वो कौन सा शो करना चाहते हैं, 15 महीने का शो तो जनता ने देख लिया, अब क्या शो करना चाहते हैं वो देख लें। तो मिशन ग्वालियर चंबल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहां पर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए वो नजर आए। बीजेपी के दफ्तर भी गए थे और यहां पर मंथन भी उन्होंने किया है। और यहां ये माना जा रहा है कि ये यहाँ जो उपचुनाव है कि सबसे ज़्यादा सीटें अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल से 16 सीटें हैं और यहाँ पर दोनों ही के लिए साख का सवाल है, खासतौर पर सिंधिया के लिए। तो सिंधिया बनाम कमलनाथ यहाँ पर चुनाव हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं। पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है।
9 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए गए, जिसमें संजय साहू को एएसपी विदिशा बनाया गया, राजेश भदौरिया को एएसपी भोपाल बनाया गया है। तो ये एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। पुलिस विभाग में ये बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं। 9 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं, जिनमें संजय साहू विदिशा के एएसपी बना दिए गए हैं, राजेश भदौरिया को भोपाल का एएसपी बनाया गया है। ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर ये एक बड़ा फेरबदल पुलिस विभाग में देखने को मिला है और 9 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। आदिवासी जिले मंडला और बालाघाट में इंसानों को जानवरों को दिया जाने वाला चावल परोसे जाने के मामले को लेकर अब नई जानकारी सामने आई। राज्य सरकार के कलेक्टरों को दिए गए निर्देश और जानकारी में यह बात सामने आई कि प्रदेश के 28 जिलों में 73,000 मीट्रिक टन चावल अमानक यानी कि कम गुणवत्ता वाला निकला है। गुणवत्ता वाला है ही नहीं, ये कह लीजिए। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को इस चावल के वितरण पर रोक लगाते हुए मिलर्स को वापस भेजने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने मिलर से गुणवत्ता वाला चावल लेकर अगले 1 हफ्ते में सप्लाई और वितरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इस पूरे मामले में सरकार के निर्देशों पर अब सियासत ने जोर पकड़ लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की, वहीं दूसरे राशन की जांच की भी मांग की गई है। जो चावल आया है ये फरवरी के माह में आया है। जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उस समय इंटेलिजेंस ने इस बात का इनपुट माननीय कमलनाथ जी को दिया था कि प्रदेश के अन्य राज्यों से घटिया चावल मध्य प्रदेश में आ रहा है और यहाँ से उसके बदले में अच्छा चावल वहाँ पर बेचा जा रहा है। इसका इनपुट इंटेलिजेंस ने माननीय कमलनाथ जी को दिया था और उस समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईओडब्ल्यू को पूरी जांच सौंप दी है और इसमें जो दोषी हैं वो कोई बच नहीं पाएंगे। उसमें मध्य प्रदेश में लगभग 73,000 मैट्रिक टन चावल जो है वो इंसानों के खाने योग्य नहीं है। सरकार ने इन राइस मिलों को आवेदन देते हुए इन्हें वापस करके अच्छा चावल सप्लाई करने के आदेश दिए हैं, जो सरासर गलत है। जिन मिलरों ने 73,000 मैट्रिक टन चावल लगभग जिसका बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपए होता है गलत सप्लाई किया है, उन पर एफआईआर होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन मिलर्स को डिफाल्टर घोषित किया जाना चाहिए। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री विधायक के रिश्तेदार तो इसमें शामिल नहीं हैं। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, चावल घोटाले में ईओडब्ल्यू की जांच में तेजी आ गई है। ईओडब्ल्यू मुख्यालय पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। मंडला बालाघाट में जो घटिया स्तर का चावल बांटा गया था, कस्टम मिलिंग में नियमों में अनियमितता देखने को मिली, शासन से अनुमति की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है। मिलावट समेत कई दूसरे बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। जबलपुर इकाई विस्तृत जांच रिपोर्ट देगी। प्राथमिक जांच के बाद एफआईआर की भी प्रक्रिया चल रही है। इधर बालाघाट मंडला से उजागर हुए चावल घोटाले के मामले में अब प्रशासन सख्त हुआ है। संभागीय कमिश्नर के निर्देश पर संभाग के सभी राइस मिलर्स, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और नागरिक आपूर्ति निगम से सैंपलिंग की जा रही है। बालाघाट में अभी तक 18 राइस मिलर समेत वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और नागरिक आपूर्ति निगम के 9 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। 18 राइस मिलर्स को सील कर उनके विद्युत कनेक्शन भी काट दिए गए और जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, डिंडौरी में सैंपलिंग की कार्रवाई को भी तेज कर दिया गया। मामले की जांच में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए खुद संभागीय कमिश्नर 4 दिन के संभागीय दौरे पर निकल गए हैं। लगातार इसकी रिजल्ट लेने के लिए समीक्षा चल रही है और जैसे ही हमको परिणाम प्राप्त होंगे रिजल्ट नमूने, तो उसके अनुसार जो एक्शन है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जो अमानक चावल है उसको गोडाउन के अंदर ही सीज किया जा रहा है, जिससे कि उसमें कोई ट्रांसपोर्ट करके और हमारी शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर या अन्य जगह ना जाए और उसकी प्रक्रिया की पूरी गंभीरता से लेते हुए जो एफआईआर है, आपराधिक सूचना रिपोर्ट है, वो
नॉन एफएक्यू चावल की सैंपलिंग का मामला सिवनी में उलझता दिखाई दे रहा है। दरअसल सिवनी में कस्टम मिलर्स ने धान दिलाने वाले मार्केटिंग फेडरेशन एजेंसी पर खराब धान देने के आरोप लगाए हैं। मिलर्स एसोसिएशन के मुताबिक ओपन कैप में रखी खराब धान मिलर्स को दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले भी अधिकारियों से की थी, लेकिन धान की क्वालिटी नहीं सुधारी गई। जैसा धान उपलब्ध कराया गया, मिलर्स ने वैसा ही चावल मिलिंग के बाद नागरिक आपूर्ति निगम को दे दिया। मिलर्स एसोसिएशन ने खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव को खत लिखा है और मांग की है कि अगर चावल की सैंपलिंग हो रही है तो मार्केटिंग फेडरेशन एजेंसी और ओपन कैप से जो धान मिलिंग के लिए उनको दिया जा रहा है, उस धान की क्वालिटी की जांच भी कराई जाए। यदि धान सही निकलता है तो मिलर्स दोषी हो गए और फिर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, और अगर धान ही खराब निकलता है तो मार्केटिंग फेडरेशन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा परोसे जाने को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी अड़ गई हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि कुपोषण को दूर करने के लिए बच्चों को अंडे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई विरोध करता है तो करता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने फैसला कर लिया है, जरूरत होगी तो सीएम से भी बात कर लूंगी। वहीं यह भी कहा कि जो बच्चे अंडा नहीं खाएंगे उनको फल बांटे जाएंगे। इसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर दौरे पर हैं और जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि यह सरकार का मुद्दा है। कि अगर अंडे से बच्चों का कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करूंगी। और ये नहीं कि जबरदस्ती किसी को कोई चीज़ खिलाई जाए। अपने घर में भी कुछ सब्जियां बनती हैं तो परिवार में दूसरे लोग वो सब्जी नहीं खाते तो उसको दूसरी सब्जी बनती है वो खिलाते हैं। ऐसे जो बच्चे हमारे अंडे नहीं खाएंगे, अगर हम स्वीकृत करते हैं तो उनको फल दिए जाएंगे, केला दिया जाएगा, सेव दिया जाएगा। पर मुझे कुपोषण दूर करना है मध्य प्रदेश से। नहीं, कोई विरोध नहीं। और आप हमने स्वीकृत करे नहीं तो विरोध काय पे होगा। और मैं अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करना है तो मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूँगी। ये सरकार का मुद्दा है। इमरती देवी जी सरकार की मंत्री हैं, शिवराज सिंह जी सरकार के मुख्यमंत्री हैं। ये मंत्री, कैबिनेट और मुख्यमंत्री का निर्णय है। आज मैं आपके समक्ष पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे अध्यक्ष जी के साथ उपस्थित हूँ। पार्टी और संगठन अलग है और सत्ता का काम अलग है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद यात्रियों के लिए अच्छी खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लड़के लड़कियों को बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। ये सभी बेरोजगार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठे। चक्का जाम करते हुए युवाओं ने सरकार से रोजगार दिए जाने की मांग की। बड़ी संख्या में युवा जमा हो गए। कांग्रेस के कुछ नेता जैसे पीसी शर्मा, दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। हालांकि प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की वजह से पुलिस ने सख्ती दिखाई। 50 से अधिक लड़के लड़कियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। और अच्छी खबर की अब बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बस यात्रियों के लिए राहत भरी अच्छी खबर यह है कि प्रदेश की निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने लॉकडाउन के बाद से चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया। जबलपुर में बस संचालक एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया कि कल से प्रदेश भर में बसें संचालित की जाएंगी। बस संचालकों का कहना है कि सरकार से बातचीत में सहमति बन गई कि लॉकडाउन से लेकर अगस्त महीने तक का टैक्स सरकार माफ करेगी। सरकार से मिले आश्वासन के बाद बस संचालकों में खुशी की लहर है। इधर एमपी में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए तो 1658 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए और 30 मरीजों की इस दौरान मौत भी हो गई। बीते 24 घंटे में 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना के चलते 1042 मरीज हालांकि इस दौरान रिकवर भी हुए। बीते 24 घंटे में इनको घर भेज दिया गया। अब तक 70,244 पॉजिटिव केस पूरे मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं।
और बात मंत्री जी की चरण वंदना की। कटनी में थाना प्रभारी का मंत्री की चरण वंदना करते हुए एक वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश शासन में वन मंत्री विजय शाह कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा के बगरदा गांव के दौरे पर आए थे। जैसे ही मंत्री गांव में पहुंचे वैसे ही इलाके के बरही थाना प्रभारी शंकर सिंह वर्दी की मर्यादा को ताक पर रखते हुए मंत्री विजय शाह की चरण वंदना में लग गए। इस दौरान विजय राघवगढ़ के विधायक संजय सतेंद्र पाठक भी यहीं पर मौजूद थे। और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं इंदौर से, जहां पर जिला जेल के जेलर के कुलश्रेष्ठ के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले हनी ट्रैप की आरोपी श्वेता जैन के साथ बातचीत का एक फोटो वायरल हुआ, इसके बाद हड़कंप मचा। अब होली के वक्त का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जेल के अंदर जेलर कुलश्रेष्ठ की मौजूदगी में हनी ट्रैप की आरोपी महिलाएं डांस कर रही हैं। और देवास से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एक महिला सिपाही से छेड़छाड़ एक युवक को कैसे भारी पड़ गई। दरअसल कट मारकर युवक बाइक पर सवार युवक निकला था। महिला सिपाही ने युवक को बाद में भरे बाजार पीटा। बीच बाजार सबक सिखाने के बाद उसे ये महिला सिपाही थाने भी लेकर चली गई। क्या मामला मैडम? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।